ओके। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। आज हम 7 दिवसीय सेशन के दूसरे सत्र पे हैं और सबसे पहले नंबर आज हम मल्टी लेयर फार्मिंग के स्ट्रक्चर को बनाने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। और इस तैयारी के पहले हमें जो मूलभूत बातें ध्यान में रखनी है, सर्वप्रथम हमें फील्ड की क्लीनिंग करनी है। जो भी आपके फील्ड में कचरा है, जो भी आपके फील्ड में अनडिस्पोजेबल मटेरियल है, या जो भी आपके फील्ड में कोई ऐसी चीज़ है जो फसल के साथ में नहीं होनी चाहिए, झाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं, या इस तरह का कुछ भी है, तो वो आपको फील्ड से हटाना होता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है हम फील्ड को क्लीन करें। इवन कोई भी आप मॉडल खड़ा करेंगे तो फील्ड का क्लीनिंग पार्ट सबसे बेहद अहम है और बहुत बेहद ज़रूरी है। क्लीनिंग करने के बाद फिर हम इसको लेबलिंग मारते हैं। अगर आपकी फील्ड में कहीं कोई ऊंचा नीचा पट्टा है तो उसको लेबल करते हैं। अगर फील्ड अगर ढालू है, ढालू का मतलब 1-2 फीट का उसमें स्लोप है, तो उस स्लोप को लेबल करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई बड़ा पत्थर निकाला है, कोई बड़ा झाड़ निकाला है, तो फिर जो गैप हुआ है उस गैप को फिलिंग करने की आवश्यकता होती है। तो फील्ड को तैयार करने के लिए ये 2 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद होता है तीसरा पार्ट, ट्रीटमेंट करना सॉइल का। तो सॉइल का ट्रीटमेंट जो है 100 kg चूना पाउडर और 150 kg जो है नीम पाउडर से हम करते हैं। और ये इसलिए करना होता है क्योंकि ज़मीन के अंदर जो भी आप पूर्व में फसल लगाते हैं, उस फसल के साथ में जो नीचे ज़मीन में नमी होती है, जड़ों के अवशेष होते हैं, उसमें पैथोजन बैक्टीरिया कई बार जो है ना तैयार हो जाते हैं। तो वो पैथोजन बैक्टीरिया ज़मीन में ना रहें, उसके लिए फील्ड को क्लीन करना होता है, मतलब ट्रीटमेंट करना होता है। तो बेसिकली जब हम एक बार ट्रीटमेंट मार देते हैं तो फील्ड जो है ना एकदम से न्यूट्रल हो जाती है और फिर अगली फसल लगाने के लिए हम मतलब जो है ना तैयार हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो है ना हम लोग अभी ये जो फील्ड है, इस फील्ड पे अभी क्लीनिंग पार्ट कर रहे हैं। आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, देखिए, क्योंकि कई बार हम होता है कि हम खेत को बस जोत देते हैं, उसको मानते हैं कि हमने फील्ड को तैयार कर दिया। लेकिन अगर फील्ड में आपके अनडिस्पोजेबल मटेरियल पड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये अनडिस्पोजेबल मटेरियल है। अगर हम इसको कल्टीवेट करके वापस मिट्टी में जोत के और वेस्ट डिकम्पोजर हम इसमें सॉल्यूशन डाल देते हैं तो ये जाके मिट्टी में कंपोस्ट हो जाएगा। पर हमें 10 से 15 दिन का वक्त चाहिए होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इन सारे मटेरियल को आपको फील्ड से निकालना होगा और साइड में ले जाके आप फिर इनका कंपोस्टिंग या जो भी मैन्योरिंग है वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये आपने वापस मिट्टी में छोड़ दिए और इस पे फिर आपने स्ट्रक्चर बना के फसल लगाने की कोशिश करी, तो ये जो मटेरियल है ये सनाए कंपोस्ट होगा। और जो ये अनडिस्पोजेबल मटेरियल होगा, और जब ये डिस्पोज होगा तो धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर के टेम्परेचर को बढ़ाएगा और जड़ों में सड़न गलन जैसी समस्याएं या धमका जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पौधा एकदम से झटके से सूख भी सकता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं वो इसलिए होती हैं कि फील्ड पे हम अनडिस्पोजेबल मटेरियल को छोड़ देते हैं। और जब अनडिस्पोजेबल मटेरियल रहेगा तो फिर वो जाके डिस्पोज होगा, और डिस्पोज होने की प्रक्रिया में जो टेम्परेचर बढ़ता है सॉइल का, उसके कारण जड़ों को काफ़ी दिक्कत होती है। और उस समय पे खासकर जब पौधा इनिशियल स्टेज पे होता है, तो हमारे लिए जब भी हम कोई लीफी वेजिटेबल या क्रीपर्स वेजिटेबल जैसी फसलों को लगाते हैं तो फील्ड को पूरी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए ताकि मिट्टी में कोई भी अनडिस्पोजेबल मटेरियल ना हो। और अगर ऐसा है, संभव नहीं हो पा रहा है कि हम क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसे अभी जिस तरह से हमारा ये खेत है, इस तरह की खेत की सिचुएशन में आप जो है ना इसमें वेस्ट डिकम्पोजर का भी स्प्रे एक मार सकते हैं और फिर इसको वापस जोत सकते हैं। तो वेस्ट डिकम्पोजर इस अनडिस्पोजेबल मटेरियल को जल्दी से डिस्पोज कर देगा एंड अगेन फिर 10 से 12 दिन के बाद आप फसल इसमें लगा पाएंगे। तो ये एक छोटी सी आपको जानकारी दी हमने और बेहद अहम है आपके लिए फील्ड तैयार करने के लिए। और अभी हम सब लोग जो है ना मिलके ये फील्ड को क्लीन करने वाले हैं और क्लीन करने के बाद फिर हम इसमें ट्रीटमेंट का नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो जो भी मटेरियल है, सारा मटेरियल हम जो है ना निकाल के इसको ढेरी लगाते जाएंगे। सब लोग जो है ना बीच बीच में ढेरी लगाते जाना है ना, इसको हम ढेरी लगाते जाएंगे और फिर जाके इसको उठा के और कंपोस्ट वाले हम अपने पिट में इसको डालेंगे ताकि हम इसकी पोटास बना सकें या इसका ऑर्गेनिक मैटर बना सकें। नीचे से हाथ मार के निकाल देना है जितना खिपता जाए। एक बार ऊपर अभी 1-2 घंटे में निकाल देते हैं, एक बार फिर से चला देंगे। तो हाथ नीचे है ना मनीष सर, फिर ऊपर आए 2 घंटे में खींच देंगे। मोटा खींच, जितना हाथ से निकल जाए ना वो तो आप निकाल ही दीजिए। फिर सर दोबारा जितना करना, हाँ ऊपर खींच लेते हैं, उसमें कहाँ टाइम वेस्ट करेगा।
खींचो इधर मेरे तरफ, ध्यान से खींचो। क्या फोटो खींचो? वो क्यों आ रहा है? दो आदमी खींच रहे हैं। दिख तो कुछ भी नहीं। ये क्या था? अरे सब मजाक अभी घास खींचिए, अभी मत गो, घास खींचने पे एक बार इसे खींच दो 1-2 घंटे में, फिर चला देंगे नीचे वाले, फिर ऊपर आ जाएगा। हाँ ठीक रहेंगे। अभी गोड़े अभी जूतेगा ना, फिर ऊपर आए, फिर खींच देंगे मोटा मोटा झुक के, है ना? क्यों खींचोगे? क्यों जोला ऊपर ले लो। डॉक्टर साहब प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, कैसे? बढ़िया सर। आइए सर, चलिए। आज का इंट्रोडक्टरी क्लास मिस कर लिया। हैं? आज का इंट्रोडक्टरी क्लास आप मिस कर लिया। अरे कुछ नहीं था, सब आए, पाइप लेके कोई नहीं आया। पाइप उससे आएगा, उससे आएगा ना, ट्रैक्टर से। भाई साहब या ट्रैक्टर तो आना ही है ना, ट्रैक्टर से मंगवाते कि सब। आपको एक बार हम लिस्ट दिखा रहे हैं क्या क्या चाहिए इधर पे। हाँ सर, आप रहने दो ना सर, आप क्यों चुप रखा? वो साइड है सर रहने दो। क्यों? ना उठो। क्यों? उसको ऐसे कर ले, ऐसे कर लीजिए ना। अरे आप करिए, आप चिंता मत करो, ठीक है? निकालो यार। मनीष सर, सर आप बैठिए ना, नहीं आप उठ जाइए। अरे नहीं हैं? नहीं ऐसे थोड़ी, हम बैठने के लिए थोड़ी आए थे। यार फिर हमको भी लगाना पड़ेगा। एक्चुअली हमको स्कूल में भी जाना है ना बीच में। हाँ नहीं आप जाइए, अगर आपकी पोस्ट खाली है सर। हाँ? आपकी पोस्ट खाली है तो मैं आ जाता हूँ सर, प्लीज। अरे नहीं, आप इधर बड़े बैठ जाओ, आप चिंता ना करो, ये कोई बात नहीं। उधर ही रखना, बीच में रखना। फेसबुक से बढ़िया वाला है। देखिए, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करें, ठीक है? अपना अपना देख के चलना, पीछे भी, आगे भी और पीछे भी। आगे से आप कैसा उठा रहे हैं और पीछे कैसा क्लीन हो रहा है। अगर कोई कमी रह जा रही तो फिर से वापस उठाइए और सुधार करिए। क्लीनिंग का मतलब होता है सफाई। जैसे हम घर में सफाई करते हैं ना, वैसे ही खेत की सफाई करनी है। और ये जो कचरा इसी में रखते जाना है। नहीं, अभी हम लोग क्या करेंगे, ढेरी लगा के बीच बीच में रखते जाएंगे। देखिए, ये एक इन्होंने भाई ध्यान दो, इन्होंने एक बहुत बढ़िया सवाल किया, ये कचरा इधर ही रखते जाना। अभी देखो इससे क्या चीज निकल के आई। देखो, अगर हम इसको कचरे को अभी उठा के किधर ले जाएंगे? वो तो रख रहे हैं, कंपोस्ट बनाने पर जो है पहले क्या करना होता है, जैसे हम लोग अभी देखिए सीक्वेंस में बैठे हुए हैं, बराबर ना? तो ये वाला व्यक्ति अपना कचरा इधर रख रहा, हम अपना इधर रख रहे, तो क्या हो रहा है, साथ में ढेरी लगती जा रही। और फिर जब ढेरियां सारी लग जाएंगी तो हम लास्ट में इसको उठा के और सीधा जहाँ पे भी हमको कंपोस्ट बनानी है उस पिट में इसको हम ले जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत माइनर चीज़ें हैं, मतलब आपके काम को ये आसान बनाती हैं और काम को आसान बनाने के साथ में परफेक्ट भी बनाती हैं। देखिए सर, बीज देखो, 12 मासी वाला है। ये तो इसी में जर्मिनेट हो गया। जर्मिनेट हो भी गया सर। क्यों यार, फावड़ा लाए थे ना आप? हाँ सर। कहाँ है? लाना जरा सर, इसी में जर्मिनेट हो गया। हाँ? लगा दीजिए। हाँ, इसका अलग से डालेंगे। नहीं वास्तव में। अरे जर्मिनेट हो गया, देखो ना। उसको लगा देंगे ना। वो फट गया ना, फटने से स्पेस मिल गया उसको, तो वो बाहर निकल गया। हाँ, ये निकाल। तक ना देखो, सारे बीज जम जाएंगे। ये तो सर कहीं दबा दो। ये तो कहीं नहीं दबा। देखो, एक बात यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो आप लोग कि जैसे इस तरह के फील्ड में अगर पत्थर हैं, है ना, अभी हमने एक बात बोली कि पत्थर भी हमको हटानी है, तो इस तरह के कोई पत्थर है तो आपको हटाने की जरूरत नहीं है। ये पत्थर आपकी प्रोडक्टिविटी में और मिट्टी की पोरोसिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस तरह के अगर छोटे छोटे आपके पास पत्थर हैं तो समझ लो कि आपको उनको हटाना नहीं है। अगर कोई बड़े पत्थर हैं आपकी फील्ड में तो आप उनको हटाइए, छोटे पत्थरों को हटाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी अच्छा फुल करते हैं और पोरोसिटी डेवलप करने में भी बहुत मदद करते हैं। यार भैया, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 बोल दीजिए। आप ऊपर वाला खाली है तो हम ऊपर ही सोचेंगे ना।
नहीं फिर डंडा देंगे नहीं वहाँ जो रखूँगा। मंगा दे क्या? स्पीड मेंटेन करो भाई अपनी अपनी। मान उसको निकालने वो मोटर ना। हमारे गांव में सर ये जो कर रहे हैं इसको पता क्या बोलते हैं? कहते ठेढ़ी मिल रहे हैं। अब कुछ भी ना तेरा क्या बोलते हैं? हाँ जो भी बोलो पर खेत को साफ करो। खेत साफ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मत करो सर, गोली खड़ा होगा, घबराओ मत। काम में जितना हाथ से आ सकता है ना मैक्सिमम उतना उतना उठाते जाना, ठीक है। देखो जितना अच्छा आप घर क्लीन करते हो ना, इसको वैसे ही समझो आप पौधों के लिए घर बना रहे हो, ठीक है। तो जितना आप क्लीनिंग करोगे उतना आपके खेत में रोग व्याधियां कम होंगी, और जितनी आप गंदगी रखोगे उतना रोग व्याधियां आपके खेत में ज़्यादा आएंगी। तो ये एक मैनेजमेंट का पार्ट भी है जो हमें यहाँ से ही शुरू करना चाहिए, फील्ड की तैयारी से लेकर। और ये एक बहुत बेहतरीन तरीके की प्रैक्टिस भी है। आपके हाथों की जो एक्सरसाइज है ना, वो कचरा बीनने में जो एक्सरसाइज होगी वो शायद आप बैठ के योग करके भी आप ये एक्सरसाइज नहीं ले सकते। सही है सर। कल को कूड़ा कबाड़ भी चूक सकते, रोड पे नहीं चूकते। हाँ अरे अभी खेत इतने हैं कि आपको वो की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ही फोकस करिए अभी। अब ये हो जाए आपका तो फिर ठीक है, पड़ोसी का कर सकते हैं। हाँ हमारे चेयरमैन साहब इतना जमीन तो वही नहीं कर पाए थे, पड़ोसी हाँ मॉइस्चर इसमें अभी ज़्यादा है थोड़ा सा। फील्ड बार बार हमको वो करना पड़ेगी। पूरी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। हाँ हाँ जी। लेकिन मिट्टी बढ़िया है, उत्तराखंड कहीं से। इसी को बोलते हैं 4 बीघा। अब देखिए जितना हम लोग इसमें से कचरा निकालेंगे ना, इतना कचरा निकालने में बहुत भाई हमारे सोच रहे होंगे कि ये यार ये तो बड़ा लेंदी काम है, इसमें बहुत टाइम लगेगा और शायद पैसे भी खर्च होंगे, क्योंकि टाइम लगेगा तो जाहिर सी बात है पैसे खर्च होंगे, आप निकालें या किसी और से निकलवाएं। लेकिन जितना आप ये कचरा निकालेंगे, इस कचरे से जो पोटास बनेगी वो शायद आपके वक्त और जो समय आप खर्च कर रहे हैं या जो आप पैसा खर्चा कर रहे हैं उससे 2 गुने की होगी वो। तो अभी तक हमारी मानसिकता केवल यहाँ तक है कि हम इस कचरे को निकालने में पैसे खर्च कर रहे हैं, इसके बाद की नहीं है। हम इसका अभी आपको पोटास बनाना सिखाएंगे। तो जो हम बाज़ार से बहुत महंगी पोटास लेके आ रहे हैं, इस कचरे से हम उस महंगी पोटास का विकल्प खुद से तैयार कर सकते हैं। तो वो हमारा खर्चा बचाएगी, और वो खर्चा बचाएगी तो ये जो आप इसमें टाइम और पैसे एफर्ट्स कर रहे हैं वो आपके मीट आउट हो जाएंगे। केंचुए भी हैं। हाँ केंचुए होंगे, वो तो होना ही चाहिए। यही तो सबसे ज़बरदस्त वर्कर हैं हमारे, जो हमसे ज़्यादा काम करें। और बिना रेस्ट के, बिना छुट्टी मनाए, बिना टीवी पंखा के और बिना जो है किसी भी तरह के वेतन भत्ता के काम करते हैं, ठीक है। हम सभी लोग स्वार्थी हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ स्वार्थ लेके काम करते हैं। ये लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, और आज तक किसी से इन्होंने 1 रुपए का चार्ज नहीं किया, और ना तो कभी इन्होंने बुरा माना। आप इनको मार भी देते हो तब भी ये इनकी फैमिली वाले बुरा नहीं मानते, लगे रहते हैं आपके लिए। ये बहुत इनसे सीखना चाहिए हमको। ये देखिए पीछे कितना अच्छा खेत होते जा रहा है, हमको भी लग रहा है आपकी खेत अच्छा हो गया, ठीक है। करते जाओ भाई, जिनकी स्पीड कम है वो एक दूसरे को देखकर अपनी स्पीड बढ़ाएं, और जो लोग स्पीड से भाग रहे हैं वो कम स्पीड वालों का हौसला अफजाई करें। करते जाइए। ये सर हमारा सब्जी की इंचार्ज है। हाँ जी, ये सब्जी की इंचार्ज अच्छा क्यों? मैं क्या सही कह रहा बता रहा हूँ, तेरा ही तो खेत बन रहा है, तू ही तो करेगा इसमें, हम थोड़ी करेंगे। हाँ भाई, कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं गलत नहीं बोल रहे हैं, पर ये भैया खेती के वो है, सब्जी के सर, हाँ जितनी भी काम पर सब्जी होती है
कोई भी आएगा इन्हीं को देगा, समझे क्या बात? लगा देते हैं तो आते ना, और वही तो सब्जी बना। देखिए एक चीज़ हम लोग यहाँ पर जान लें, हमारे अभी ध्यान में आई कि मिट्टी में बेसिकली जब नमी होती है तो हम लोग जो मल्टी लेयर के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो जनरली ये कहा जाता है कि आपको एक फसल लगाने के बाद मिट्टी को गैप देना चाहिए, मिट्टी को रिचार्ज करना चाहिए। और वो इसलिए कहते हैं कि मिट्टी में जो मॉइस्चर होता है, क्योंकि ये अभी मिट्टी में नमी है और मिट्टी में नमी होने के कारण ये जो अनडिस्पोजेबल मटेरियल पड़ा है इसमें बहुत सारे पैथोजन जो है जमा हो जाते हैं या बन जाते हैं, और ये जब तक शांत नहीं होंगे या मतलब फ्री नहीं होगी ये मिट्टी पैथोजन फ्री, तब तक जो है ना अगली फसल के लिए सड़न गलन की जो संभावना है वो ज़्यादा बनी रहेगी। तो होता क्या है कि जब हम खेत को रेस्ट देते हैं तो रेस्ट देने के पीछे पर्पस होता है कि मिट्टी में धूप लगाई जाए, और धूप लगने से जो मिट्टी में एनर्जी जनरेट होगी, जो सूरज की किरणें इस पे पड़ेंगी, उन किरणों से जो है ना मिट्टी के पैथोजन बैक्टीरिया भी समाप्त होते हैं और साथ में मिट्टी रिचार्ज होती है। सन थेरेपी भी आप इसे बोल सकते हैं। तो बेसिकली जब लगातार मिट्टी पर सूरज की किरण पड़ती है तो मिट्टी में जो एनर्जी जनरेट होती है, फिर जब आप इसमें कोई बीज लगाते हैं और पानी देते हैं तो बीज का अंकुरण बहुत ही फास्ट होता है। तो ये चीज़ तो हमें समझ आती है, पर जब हम मल्टी लेयर फार्मिंग की बात करते हैं तो फिर ये चीज़ संभव कैसे हो पाती है, क्योंकि वहाँ तो आप 4 फसलें एक साथ लगाने की बात कर रहे हैं और फिर आप बात कर रहे हैं कि जो फरवरी से फसल लगाएंगे वो आपकी जाके नवंबर दिसंबर तक चलेगी। फिर आपके पास अगर कोई गैप होता है तो भी आप उसमें एक शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल लगाने की बात कर रहे हैं। तो फिर मिट्टी को गैप और सूरज की किरण कैसे पड़ेगी, क्योंकि आप इसमें स्ट्रक्चर भी बनाने वाले हैं, और जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सूरज की किरण तो मिट्टी पे नहीं पड़ने वाली है। तो कैसे मतलब मिट्टी रिन्यू होगी, कैसे मिट्टी वापस से फिर से अपनी कार्य क्षमता पे आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करते हैं हम लोग वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम 4-5 फसलों के कॉम्बिनेशन एक साथ में लगाते हैं, बहुत सारी जो फसलें हैं वो एक दूसरे की मदद करती हैं और ज़मीन के अंदर की जो संरचना है वो बहुत ही बृहद है, और इसमें एक नहीं हज़ारों प्रकार के, हज़ारों लाखों प्रकार के बैक्टीरिया इसमें काम करते हैं। और ये सारे जो बैक्टीरिया हैं वो सनलाइट से एनर्जेटिक होते हैं और नमी में ज़िंदा रहते हैं। अगर मिट्टी में नमी नहीं रही और सनलाइट पड़ती रही तो ये जो हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। हालांकि जब बारिश गिरती है तो वो वापस से बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली जर्मिनेट भी हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली मिट्टी में आ जाते हैं। पर जहाँ तक हम 4 फसलों की जो बात कर रहे हैं तो बेसिकली इसमें पहली बात तो ये है कि एक फसल दूसरी फसल की सहयोगी होती है। हमें जनरली ऐसा लग सकता है कि जब हम 4-5 फसलें एक साथ एक ही खेत में लगा रहे हैं तो मिट्टी सूखेगी नहीं, जाहिर सी बात है नहीं सूखेगी, लेकिन जो मिट्टी में जो कमियां आ जाती हैं या जो मिट्टी में पैथोजेंस आ जाते हैं, वो मिट्टी में पैथोजेंस आते हैं फसल के अवशिष्ट छूटने से या फिर एक्सेस मॉइस्चर होने से। तो जब हम 4-5 फसलें एक साथ लगाएंगे तो इसमें पहली बात तो ये है कि हर फसल जो है ना अपना अपना पानी लेने की कोशिश करेगी। तो आप पहली बात तो इसमें ये है कि कम पानी देने की बात कर रहे हैं, पानी की बचत की बात कर रहे हैं, और ऊपर से जो है आप जब 4-4 फसलें लगाएंगे तो हर फसल अपना पानी लेने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये है कि आपकी फील्ड में एक्सेस मॉइस्चर रहेगा ही नहीं, और जब एक्सेस मॉइस्चर नहीं रहेगा तो फिर पैथोजेंस का कहीं से कहीं तक बनता नहीं है कि वहाँ पर वो जमा होंगे। और दूसरी बात ये है कि जो फसल आपने लगाई है उस फसल के साथ में एक दूसरी फसल भी सहयोगी फसल के रूप में है। तो सहयोगी फसल जो है ना उसके जो अवशिष्ट हैं, जो पहली फसल है उसके अवशिष्ट को अपना भोजन बनाती है। तो क्या होता है कि अवशिष्ट जो है ना फसल के अंदर जमा रह ही नहीं पाते हैं किसी भी समय, और जब जमा नहीं रह पाते हैं तो हर समय जो मिट्टी है वो एकदम न्यूट्रल रहती है। दूसरी बात जो सनलाइट वाली बात है, तो सनलाइट में बेसिकली हम क्या करते हैं कि मिट्टी जो है
को धूप चाहिए, तो इसमें जब हम शेड बना देते हैं तो फिर इसमें धूप कैसे आएगी। जब हम शेड बनाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर में हम लोग पूरा वेंटिलेटेड प्रोसेस करते हैं। मतलब स्ट्रक्चर में 50% हम धूप को रोकते हैं, बाकी 50% धूप को आने देते हैं। तो बेसिकली जितना सनलाइट सॉइल को एक रिचार्जिंग की पोजीशन के लिए चाहिए होता है, उतनी सनलाइट इसमें प्रॉपर मिलती जाती है। तो मिट्टी में किसी भी तरह के अवशिष्ट नहीं रह पाते हैं और उसके कारण जो बीमारियां होती हैं आने वाली दूसरी फसल में जो आप लगाते हैं, वो बीमारियों से हम लोग बच जाते हैं। तो बेसिक एक बात यहाँ पर ये जानने की है कि अगर हम इस फार्मूले से काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि शायद जो काम आज हम अभी कर रहे हैं ओपन फील्ड में, ये क्लीनिंग का, वो आपको लेयर फार्मिंग के फील्ड में ये करना पड़े। तो फील्ड ऑलरेडी मतलब एक जैसा हम अपना घर क्लीन करके रखते हैं वैसे ही हमारी फील्ड क्लीन रहती है हमेशा, और उसकी बदौलत जो है हम अपने खेतों में बढ़िया फसल उगाते हैं और बीमारियां भी नहीं होती हैं। और बीमारियां नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है हमारी ईल्ड बढ़ेगी, क्योंकि बीमारी होने से ही ईल्ड हमारी घटती है। इंसानों के जैसा आप इसको देख सकते हैं कि अगर इंसान बीमार होता है तो निश्चित ही है वो काम पे नहीं जाता है, और अगर जाता भी है तो बहुत कम काम कर पाता है और उसको रूटीन सेट होने में लगभग 1-1.5 महीने का वक्त लग जाता है, अगर छोटी सी भी उसको तकलीफ होती है तो। ठीक उसी तरह मिट्टी के साथ भी है। अगर मिट्टी बीमार है, तकलीफ है, और मिट्टी बीमार और मिट्टी को तकलीफ है, तो निश्चित ही है पौधे को तकलीफ होगी। और पौधे को जो तकलीफ होगी, क्योंकि पौधा जो है ना मिट्टी के गर्भ से ही आता है, पौधे को तकलीफ होगी तो निश्चित ही ये पौधा जल्दी बीमारी से ग्रसित होगा और फिर हमें पेस्टिसाइड के घेरे में आना पड़ेगा। तो ये पूरे मैनेजमेंट की ये पहली सीढ़ी है कि हम फील्ड को क्लीनिंग पार्ट से इस बात को समझें कि हम कैसे कीड़ों को मैनेज करेंगे, कैसे कीड़ों को कंट्रोल करेंगे। जितना आप अपनी फील्ड को साफ़ सुथरा रखेंगे, जितना आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, उतना ही आपको घर में रहने का मन करता है और आप खुशहाल तरीके से रहते हैं। अगर आपने घर में भी कोई गंदगी फैला रखी है, कहीं कपड़े डाल रखे हैं, कहीं पानी गिरा रखा है, कहीं केले के छिलके डाल रखे हैं, तो निश्चित ही है वहाँ पर बहुत सारे जो है कीड़े भी आएंगे, मच्छर भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और उससे फिर जो है आपको रहने का मन भी नहीं करेगा और आप अस्वस्थ अपने आप को फील करेंगे हमेशा। तो जो गुड फीलिंग है वो नहीं आएगी। ठीक उसी तरह से हमें पौधों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ता है जहाँ पर वो कंफर्टली ग्रो भी कर सकें और उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, या बहुत बड़ी चीज़ है जो समझने की है कि हमें फील्ड को स्टार्टिंग से क्लीन रखना है। क्योंकि बहुत सारे हमारे नौजवान भारतीय किसान जो है ना हमसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि कीड़े आ गए हैं। अब कीड़े आने के बाद जो है ना फिर देखिए कुछ खास नहीं हम लोग कर पाते हैं, फिर तो दवाइयाँ ही एकमात्र विकल्प होता है कि आप जैविक तरीके से ट्रीटमेंट बना के उनको दीजिए। पर मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो क्यों आप अनावश्यक तरीके से ऊपर से आर्टिफिशियल दवाइयों को खुद से बना के डालें। आपको नेचर के ही सिस्टम से काम लेना चाहिए। जब आपको पता है कि इसमें जो जीवाणु है जो गलत काम कर रहा है, इन द सेंस मतलब फसल को गड़बड़ कर रहा है, और उस जीवाणु को कंट्रोल करने के लिए नेचर ने दूसरा जीवाणु भी बना रखा है, तो हम क्यों ना उसी जीवाणु से काम लें, हत्या अपने सिर पे क्यों लें। तो ये चीज़ अगर हम यहाँ से सीखते हैं कि पहले नंबर आप फील्ड को क्लीन करो, और जब फील्ड को क्लीन एकदम रखते हैं, आप साफ रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्लांट हेल्दी होने वाला है, और जब प्लांट हेल्दी होगा तो बीमारी उससे काफ़ी दूर रहेगी, तो हमारा खर्चा बच जाएगा और काफ़ी चीज़ें हमारी बच जाएंगी। तो बेसिक चीज़ जो है ना वो यहीं से शुरुआत होती है। और दूसरी बात ये भी होती है कि अगर हम ये सब क्लीन नहीं करेंगे तो इनके सीड भी जाके जो है ना ज़मीन के अंदर रह जाते हैं और वो दोबारा जाके खरपतवार के रूप में हमारे खेतों में होते हैं। एक बात और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ सभी भाइयों को कि बेसिकली क्या होता है कि हमारा पूरा हिंदुस्तान के जो किसान हैं वो एक बहुत ये खरपतवार की बड़ी समस्या से हमेशा परेशान रहते हैं। तो खरपतवार होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी में इसके बीज होते हैं, और हमारे पूर्वज कहते हैं कि इसके बीज कभी ख़त्म नहीं होते हैं। निश्चित ही है इसके बीज कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम
जो भी पौधा आपके खेत में घास के रूप में उग रहा है, अगर हम उसको समय रहते अगर क्लीन कर देते हैं तो उसके सीड जो है ना हमारी मिट्टी में नहीं पड़ते, और आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो 40 से 50% तक घास आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट ईयर यही काम आप रिपीट करते हैं तो उसके नेक्स्ट ईयर आपके पास 10 से 15% ही घास निकलने को रहेगी, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर करते हैं तो फिर पूरी तरह से ये वीड फ्री हो सकती है ज़मीन। लेकिन इसके लिए आपको 3 साल तक लगातार पूरे मैनेजमेंट के साथ में काम करना होगा। तो जैसे सवाल यहाँ पर ये होता है कि अगर आप ठीक है समय रहते अगर घास निकाल भी देते हैं तो फिर तूफान चलने पर तो पड़ोसी के खेत के जो बीज हैं वो आपके खेत में आएंगे तो निश्चित ही वो जमेंगे। तो ये बिल्कुल सच है कि पड़ोसी के खेत के बीज आएंगे और आपके खेत में जमेंगे। तो उसके लिए जो उपाय करने होंगे हमें, वो हम मल्टी लेयर में कर पाते हैं, ओपन में नहीं कर पाते हैं। और ओपन में थोड़े थोड़े उपाय अभी तैयार किए हैं कि क्या कर सकते हैं हम, तो वो आगे टॉपिकों में हम बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल जो मल्टी लेयर में हम लोग करते हैं तो इसमें जब हम पौधों के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं तो जैसा कि हम अपना घर बनाते हैं वैसे ही ये बनाते हैं। तो घर में क्या होता है, छत होती है, दीवार होती है, दरवाज़ा होता है, 3 चीज़ें बेसिक होती हैं। तो इसमें भी हम छत बनाते हैं, दीवार के रूप में हम साड़ियों की अभी बॉर्डर बनाएंगे, आपको दिखाएंगे नेक्स्ट आगे, और दरवाज़ा भी बनाएंगे। तो जो हम छत बनाते हैं तो छत से क्या होता है कि सामान्य तौर पे जो नेचर ने हमें एक कहना चाहिए वो दिया है, क्या बोलते हैं उसको, अपन कह सकते हैं कि एक करिश्मा दिया है, वो ये कि जो कीड़े लगते हैं हमारी फसलों में वो हमेशा 7 फीट के नीचे ही फ्लाई करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, गुड पॉइंट है कि 7 फीट के नीचे अगर कोई कीड़े फ्लाई कर रहे हैं तो हम 7 फीट की साड़ी से उसको बाउंड्री वॉल कर देते हैं, दीवार बना देते हैं। तो उस दीवार को भेद के ना तो आपके खरपतवार के कीड़े आपके खेत में आने वाले हैं, और ना ही खरपतवार के बीज तूफान के माध्यम से उड़ के पड़ोसी के बीज आपके खेत में नहीं आने वाले हैं। और दूसरा जो है वो ना तो कोई कीड़े आपके खेत में उड़ के आने वाले हैं। मतलब अगर हमारे खेत में कोई फसल लगी है और हमारा जो है बाजू वाले या उसके बाजू वाले के पास कोई अगर कीड़े लगे हैं और किसी भी तरह की कोई दवाई वहाँ पर स्प्रे हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो फ्लाई वाले कीड़े हैं, जो उड़ने वाले कीड़े हैं, वो उड़ के जो है आपकी फील्ड में, आपकी फसल में लगेंगे। तो उनको हम कैसे रोक पाते हैं, तो वो जब बॉर्डर हम बनाते हैं तो वो बॉर्डर से हमारे कीड़े ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर फ्लाई नहीं कर पाते हैं। और छत से वो क्रॉस करके आ नहीं सकते, क्योंकि 7 फीट से नीचे ऊपर उड़ने की इजाज़त ईश्वर ने उनको नहीं दी है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी ब्यूटी है इस मॉडल में कि हम इस तरह से खरपतवार को और कीड़ों को आसानी से अपनी फील्ड में आने से रोकते हैं। तो क्लीनिंग पार्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसे आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, टाइम जितना लगा सकते हैं लगाइए। हम सारा इससे पोटास बना के आपकी टाइम लगाने का खर्चा निकाल लेंगे, उसकी चिंता ना करें। पर जितना हो सकता है फील्ड को आप क्लीन करें, और जितना क्लीन करेंगे उतना वीड फ्री होगी आपकी फील्ड। और इस पे आप 2-3 साल कसरत कर लीजिए, आप मानेंगे 2 से 3 साल के बाद आपके खेत में खरपतवार आएगा ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन हाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको फसल लगानी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि आपने जो है खेत को खाली कर दिया और छोड़ दिया कि देखते हैं कहाँ घास आती कि नहीं आती है। तो स्पेस रहेगा जी, तो फिर तो जो है इन के इन प्रकार कैसे भी आनी है। पर अगर हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके और फसलों को लगातार लगाते रहते हैं तो वीड बिल्कुल भी नहीं आते। तो क्लीनिंग पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपके पूरे जो है आगे के पूरे कार्यों को सफल बनाने में बहुत बड़ी मदद करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। या फिर ये कह लीजिए कि आगे की जो मैनेजमेंट है या जो तकलीफ़ें आती हैं खेती में, उन सारी तकलीफ़ों को कहीं ना कहीं ये सॉल्व करता है। देखिए पीछे हमारा कितना बढ़िया खेत क्लीन हो रहा है। अभी ऑटोमेटिकली देखने ही से अच्छा लगने लगा, और जब हम इसको एक बार और क्लीन करेंगे तो और अच्छा लगेगा।
और जब अच्छा लगता है तो नेचुरल सी बात है, पॉजिटिव एनर्जी का एक जो प्रवाह है वो चालू हो जाता है और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर भी और जहाँ पर फील्ड में जो फसलें लगी होती हैं उनके ऊपर भी। तो ये बहुत ज़रूरी काम है, सभी भाई बहन इसको बहुत ध्यान से समझें और फील्ड को अपना हमेशा क्लीन करके रखें। और ये एक बार बेस बन जाए अगर क्लीनिंग का, तो ये फिर हमेशा बना रहता है। और एक बार अगर घास इस तरह के कचरे में अगर आपने फसलें लगा दी तो ये फिर हमेशा बना रहता है, ये कभी क्लीन नहीं हो पाता। देखो भाई सभी भाई लगे हैं मन से, है ना। स्पीड बढ़ाते जाओ, लेकिन खेत बड़ा है जी। आज 1 बजे तक का ही वक्त है, ठीक है। 1 बजे तक इसको क्लीन करना है हर हाल में। पहले हो गया तो हाँ, पहले हो गया तो दोबारा क्लीन करेंगे। चिंता ना करें। और अगर फिर भी वक्त बच गया तो बॉर्डर क्लीन करेंगे फिर, और वक्त बच गया तो इस घास का फिर खाद बनाएंगे हम लोग, पोटास बनाएंगे। तब तो 1 बजा ही देंगे लोग, 1 बजाएंगे। अच्छा, हमारी ड्यूटी है, कोई दिक्कत नहीं। 2 बज जाएगा कोई दिक्कत नहीं, 3 बज जाएगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारा भाई है हिम्मती, चिंता ना करो भाई, साला आपके ही नेतृत्व में काम हो रहा है, ठीक है। करते जाओ भाई। देखिए कितनी बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है, कभी कल्पना की है ऐसी प्रैक्टिस की? कितनी बढ़िया उंगलियां की जो है प्रैक्टिस हो रही है। काम सर तभी होता है, एक चीज बोलूं सर मैं, हाँ काम तभी होता है हाँ जब साथ वाला लगता है तब। हाँ और बिल्कुल जब खाली आदमी उपदेश देता है जी। खड़े होके, खाली उपदेश देगा तो काम कभी नहीं होगा। हाँ जी। आदमी बेशक ना देखिए, करे, अगर साथ रह गया तो आदमी सबसे शर्म बस बड़ा करेगा। इम्पोर्टेंट पता है एक चीज़ है, आज जो हम लोग जो है दूर से चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, या फिर हम उस पर अपने कमेंट करते हैं। जब हम खेत में काम करते हैं ना और मिट्टी के टच में आप जब रहते हैं, तो मिट्टी बेसिकली एक मतलब मिट्टी जो है ना आपकी माँ है, ठीक है, जो पूरे जगत का पालन पोषण कर रही है। और जब आप मिट्टी के संपर्क में रहते हैं तो मिट्टी में जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, वो पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आप लगातार बने रहते हैं, तो आपको थकान नहीं महसूस होती है, आप और बल्कि एनर्जेटिक हो जाते हैं। और एनर्जेटिक होने के साथ साथ जो है ना मिट्टी की गोद में आप समझ लो कि रहते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि लगातार जब आपकी खेत में काम करने से प्रैक्टिस होती है, तो अभी आप सब लोग जजमेंट कर सकते हैं। हम लोग अभी क्लीनिंग पार्ट कर रहे हैं, तो हमारा ये सारा एक्सरसाइज हो रहा है। ये जो पोजीशन है, शायद हम घर में तो फुर्सत निकाल के ऐसे बैठेंगे नहीं, पर हम यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार, तो ये पूरा जो है ये सारी हमारी प्रैक्टिस हो रही है। उंगलियों की बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है, आँखों की बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि हमें बराबर से देखना है कि किधर पे छूट ना जाए। तो ये जो अभी क्लीनिंग पार्ट में जितनी प्रैक्टिस हुई है, उसमें आप समझोगे कि तो 4-5 प्रकार की जो हमारी योगा प्रैक्टिसेस आसने हैं वो ऑटोमेटिकली हो रही हैं। और फिर इसके बाद जब आप पूरा अभी लेआउटिंग करेंगे, फील्ड को ट्रीटमेंट करेंगे और बॉर्डर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फिर इसमें बेड बनाएंगे और फिर फसलों को लगाएंगे, तो एक कंप्लीट जो है एक आप महसूस कर पाएंगे कि ये तो पूरा एक अष्टांग योगा का पैकेज है। सो बेसिकली अगर आप ये मॉडल के साथ में काम कर रहे हो या एग्रीकल्चर के किसी भी मॉडल के साथ में काम करते हो, तो खासकर मल्टी लेयर में, तो मल्टी लेयर में तो पूरा आपका एक अष्टांग योगा का प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपको अभी मिल रहा है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप इसको 2-3 पोजीशन से भी कर सकते हैं। हम लोग अभी जैसे बैठ के कर रहे हैं, एक तो ये भी कर सकते हैं, फिर आप ऐसे खड़े होके भी कर सकते हैं। खड़े होके करेंगे तो आपका ये पूरा मंडूकासन की जो सिचुएशन होगी वो बन जाएगी। ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और आपका जो पेट बाहर निकला है जिनका ज़्यादा, वो सब अंदर हो जाएगा। पर आपको झुकना पड़ेगा, बिना झुके नहीं होगा। पेट ही नहीं है सर हमारा। तुम्हारी बात नहीं कर रहे भाई, जिनका निकला है उनकी बात कर रहे हैं। इतनी मेहनत करके लगता है डॉक्टर शंकर जी का होता है। चलो भाई, हम लोग 50-60% पे तो आ गए यार। नहीं सर।
अरे 60% आ गए, 40 तो बचा है ये। अभी सर ये पड़ोसी अरे तो बच्चे ठीक बोले। है, वो एक राउंड का तो 60 हो गया। विवेक विवेक तेरे प्लॉट पे आए, चाय मंगा ले। चाय मंगा। अभी घास पे फोकस करिए सब लोग, ठीक है? घास का क्या बनाना है वो सोचिए, ठीक है? सर चाय के नाम पे थोड़ा और सोचिए। देखिए पता है, जो चीज़ हमको लगती है ये बेकार है, वो दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है, ठीक है? घास, गोबर, ठीक है, किसी की पोटी, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया चीज़ें हैं, क्योंकि यहीं से फिर चीज़ें सारी शुरू होती है। समझ रहे ना? ये हाँ, यहीं से ये अंत है, और फिर इसके बाद की बात शुरुआत है। तो अंत के बाद जस्ट शुरुआत होती है, ठीक है? तो आप समझ लीजिए कि जितना ये गड़बड़ चीज़ें हमको लगती हैं, यही सारी चीज़ें अच्छी हैं। बस ये कंपोस्ट होके सारी चीज़ें जब मिट्टी में मिल जाती हैं और वापस वो आपको आम बना के, चीकू बना के, गेहूं बना के और तमाम तरह के फल बना के, अनाज बना के आपको जब वापस देते हैं, तो हमको लगता है कि बढ़िया, क्या बढ़िया चीज़ है। पर ये सारी बढ़िया चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों से आती हैं। मंगवा दे क्या? मंगवा दे क्या? मंगवा देते आपको दिक्कत है, रुको मंगवा देते। हम लोग ज़्यादा इधर आ गए क्या? सब लोग अपनी अपनी पोजीशन में ही जा रहे हैं ना, तो यहाँ ज़्यादा चौड़ा कैसे हो गया फिर? इधर भाग रहे हैं ना तो आप लोग उधर भागते जा रहे हैं ऐसा ही है सर। ऐसा ही है ना? हाँ देखिए, वही कह रहे हैं ना, इधर बड़ा सा गैप हो गया। चलो कोई बात नहीं। और कुंडेर जी ये क्या आ जाओ। हाँ अभी एक भाई जो है ना, हो जाओ यहाँ पे बीच में फिट, है ना? एक भाई चले जाओ। एक रंजीत जाओ, मेरे नाम पे 16 चाय लेके आओ, कितना आदमी नहीं है। 11 आदमी जाओ, 11 आदमी चाय लाओ, पैसे दे दो ना, मेरा कम कर देना। नहीं चाहिए, जाओ 10 चाय लाओ, 100 रुपये दे दो। हाँ अच्छा जाओ, 11 क्वार्टर लाओ। देखिए अभी कितना सारा यार कचरा निकलता आ रहा है। अभी इसमें और भी नीचे दबा हुआ है। मुझे लगता है कि एक बार में फिर से इतना ही आएगा, दोबारा से भी इतना ही आएगा। अरे जो बीट्स हैं, जैसे ये तो सीजन वाइज होते हैं, जैसे ये तो अभी खरीफ का है, रेनी सीजन का सीड्स है, बाकी विंटर में अरे जो अलग आते हैं। हाँ हाँ, तो उससे हम कैसे कर पाएंगे अभी कंट्रोल? वो तो जब आप फसल लग जाएगी ना। प्राइमरी में अगर करना होता है देखो, बुरी चीज़ों को रोकने का क्या उपाय बताओ? अच्छी चीज़ को बढ़ा दो। आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि उसका भी अधिकार है ना ग्रो करने का। ये संसार हमारा ही थोड़ी है केवल, ये संसार 84 लाख जीवों का है, और 84 लाख जीवों का आप जिस चीज़ पर अपना अधिकार समझते हैं, उस पर 84 लाख जीवों का अधिकार है, सबका अधिकार है। तो आप किसी को रोकेंगे नहीं, लेकिन नेचर ने एक आइडल लॉ बनाया है कि अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए। तो आप जब अपनी फसल को मजबूत बनाएंगे और फसल को सबसे आगे रखेंगे, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली पीछे रह जाएगी। तो कुल मिला के जो मैंने कल आपको थ्योरी में शायद ये बात बताई थी कि जैसे हम अपने दिमाग को खाली रखते हैं, तो मतलब ये कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप कोई ना कोई विचार आपके आते हैं। और अगर आप अपने दिमाग को पूरी तरह से मिनट टू मिनट पैक करके रखते हैं, तो आपके दिमाग में आप देखोगे कोई भी गलत विचार नहीं आएगा। अगर मिट्टी को भी आपने खाली छोड़ रखा है, जैसे अभी ये क्लीनिंग करके और हम फिर इसको खाली छोड़ दें, तो खाली है मिट्टी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ खरपतवार आएंगे। और हम इसको क्लीन करके और फिर अपनी फसल को लगा के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो वो इम्प्रूव हो जाएगी, फिर ये दब जाएगा, और ये दब जाएगा तो धीरे धीरे करके ये समाप्त हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या करना है कि क्लीन करने के बाद आपको इसमें फसल लगानी है। केवल क्लीन करके फिर ये नहीं सोचना है कि अब देखते हैं घास आता कि नहीं, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। तो साथियों, हमें फील्ड को क्लीन करने के बाद
इस पे फसल लगानी है और फसल का मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि खरपतवार आने से पहले फसल आ जाए। तो लेयर फार्मिंग में जो चीज़ हमने अध्ययन करके की है वो यही है कि आप फरवरी में जब आप 4 फसलें एक साथ में लगाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, लीफी वेजिटेबल जो होती है, जब मिट्टी का टेम्परेचर 20 से लेकर 30 के बीच में होता है तो इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है लीफी वेजिटेबल्स की। तो फरवरी मार्च का जो महीना होता है वो धीरे धीरे करके मिट्टी का टेम्परेचर लगातार बढ़ाता जाता है। तो उस समय पे जो लीफी वेजिटेबल ग्रो करने की स्पीड है वो फास्ट होती है और उसकी स्पीड फास्ट होने की वजह से जो है हमारी घास फिर नहीं आ पाती है, क्योंकि घास को विंटर के सीज़न में उगने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है और जो हमारा रेनी सीज़न होता है इसमें फसल उगने से की स्पीड से ज़्यादा घास उगती है। तो फिर हम वहाँ पर इसको इसकी टाइमिंग के आधार पर उसको कैच कर लेते हैं और खरपतवार को पहले आने मतलब फसल को पहले आने देते हैं और खरपतवार को बाद में। तो उस तरह से फिर हमारा वो बच जाता है, घास नहीं हो पाती फिर। सर वीड तो सर फास्ट ग्रो करता है ना सर? फास्ट ग्रो करता है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जुलाई के महीने में फास्ट ग्रो करता है, ठंडी के सीज़न में स्लो ग्रो करता है, ठीक है। तो जब आप फरवरी के महीने में क्रॉप लगाओगे तो फरवरी में तो वैसे ही टेम्परेचर सॉइल का थोड़ा सा कम ही होता है, तो लगभग उसको ठंडी ही मान सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो कम मतलब धीरे स्लो प्रोसेस करता है और लीफी वेजिटेबल एकदम हमारे सरफेस पे होती है, तो उसके कारण वो जल्दी उगाती है और जो है जब तक इसको टेम्परेचर का ज़्यादा असर पड़ता है तब तक जाके ये अपनी लीफी वेजिटेबल्स ऊपर उग के चली जाती है। तो विंटर में सर वीड को आने में सरफेस पे कितना टाइम लगता है? लगभग समझ लो कि 8 से 10 दिन और बल्कि 12 दिन समझ लो। और फिर वो वीड्स के ऊपर भी है, अलग अलग वेराइटीज़ हैं वीड्स की, है ना, कौन सी वेराइटी है आपके खेत में ज़्यादा आने वाली, तो उसके हिसाब से वो ग्रो होता है। जो लीफी वेजिटेबल नाम की वीड्स होती हैं, लीफी वेजिटेबल वेराइटीज़ की, वो थोड़ा जल्दी आती हैं और जो पौधे टाइप के वीड्स बनते हैं जिनके वो थोड़ा काटा वाला सर वीड्स आता है, हाँ वो थोड़ा लेट आता है। लीफी टाइप साइप्रस रोटेंडेंस से सर वो तो 12 घंटे में आ जाता है ऊपर। हाँ वो अलग है, वो तो आप किसी भी सीज़न में जो है ना उसकी ग्रोथ प्रॉपर रहती है। हाँ ये एक इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, वो खरपतवार एक ऐसा खरपतवार है जिसको आप कंट्रोल करते करते थक जाते। जैसे रावण होता है ना, भगवान को आपने देखा होगा कितनी बार सिर काटा उन्होंने, वो बार बार जुड़ जाता था, ठीक है। ऐसे ये खरपतवार है कि एक बार आप उसको तोड़ दोगे, दोबारा से आप सुबह दूसरे दिन खेत में जाओगे तो वो फिर जाके अपनी फिर से ग्रो करने लगता है। तो वो एकदम बिल्कुल रावण के जैसा है। तो उसका जो टेक्निकल है वो ये है कि उसके अंदर में जाइए आप, अंदर में क्या है तो उसकी जो रूट होती है ना वो करीब 2.5-3 फीट गहरी रूट उसकी रहती है और बहुत छोटी छोटी उसकी रूट में गठाने होती हैं। आप सारी रूट तोड़ दोगे पर अगर गठान नहीं निकालोगे उसकी तो वो फिर से उगेगा। तो इसको खेत से ख़त्म करने का जो उपाय है वो ये है कि आप पहले नंबर अच्छा उसका डेप्थ प्लाउ करिए जिस भी फील्ड में वो लगा है, और फिर आप जाके गेंटी और फावड़े से उसको खोदिए जहाँ पे भी लगा है, और नीचे जो है ना ऐसे धागे के माफिक एक लंबी जो है उसकी रूट्स होती हैं और रूट्स में छोटी छोटी गठाने होती हैं। तो जब तक आप ज़मीन की पूरी गठाने नहीं हटा देते हैं तब तक वो जर्मिनेशन होना बंद नहीं होगा। तो एक तो ये उपाय है कि आप ऐसा करके गठाने हटा दीजिए, और दूसरा उपाय ये है कि आप लेयर फार्मिंग में का स्ट्रक्चर बनाएं, उसमें फसलें लगाएं और साथ ही साथ उसमें जो ऊपर वाली फसल है वो आप इतनी डेंस कर दो, या जो हम लोग शेडिंग के लिए घास डालते हैं उसको इतना डेंस कर दो कि वो जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा शेडो हो जाए। तो जब बहुत ज़्यादा शेडो हो जाएगा तो क्या होगा कि उसका जो शेडो का पानी है वो बार बार नीचे टपकेगा, और नीचे आपकी जैसे हल्दी टाइप की अगर आपने फसल लगा दी तो फिर जाके आप समझ लो कि 1-2 साल के बाद धीरे धीरे करके वो शांत हो जाएगा, मतलब फिर उगेगा ही नहीं। तो ये उपाय एक मल्टी लेयर में हमने प्रयोग करके देखा है, हमारे खेत में भी ये काफ़ी था जिस खेत में लेयर फार्मिंग का स्ट्रक्चर है, और वहाँ पे हमने हल्दी की फसल लगाई फरवरी के महीने में।
तो फरवरी में बेसिकली वो ग्रोथ तो करता है पर इतना ज़्यादा तो नहीं। और फिर उसके ऊपर हमने लीफी वेजिटेबल बोई, तो उसने लीफी वेजिटेबल को ज़रूर परेशान किया, लेकिन हल्दी आने के बाद और ऊपर जब हमने डेंस उसकी मतलब शेडो किया तो वो पूरी तरह से डार्क प्लेस में हो गया। और डार्क प्लेस में होने के बाद उसमें जब बूंद बूंद करके शेड का पानी टपकता है तो वो उसको सूट नहीं करता, और धीरे धीरे करके वो 1 साल के अंदर आप देखोगे कि वो शांत हो जाएगा, फिर आपकी फील्ड में दूसरे साल से आपको नहीं दिखेगा। तो लेकिन ये कंटिन्यूसली कम से कम ये उपाय आपको 2 से 3 साल लगातार करना होगा, तब जाके ये पूरी तरह से कंट्रोल होगा। री इमरजेंसी नहीं कर सकते सर किसी भी उसका, जैसे कि केमिकली रूप से, बाकी ऐसे करते हैं। ऑर्गेनिक में ऐसा कोई नहीं है कुछ जो कि नहीं ऑर्गेनिक में कोई तरह का वीडिसाइड नहीं होता है। आप स्टार्टिंग में हल्का सा नमक का स्प्रे कर सकते हैं, वो भी जब फसल जब खरपतवार जो है ना केवल फील्ड पे हो, केवल खरपतवार हो तब, है ना। फसल के साथ में नहीं कर सकते, वो भी नमक का स्प्रे कर सकते हैं, तो नमक से कचरा ख़त्म होता है, परंतु वो स्टार्टिंग फेस में बिल्कुल छोटा छोटा हो, मतलब 1 से 1.5 उंगली तक का हो, तब जाके आपको ये उपाय करना चाहिए। लगभग 250 ग्राम के आसपास नमक और 15 लीटर पानी में इसको डिज़ोल्व करके, और अगर आप स्प्रे करते हैं तो कचरा जल्दी गल जाता है। वो मतलब उस पर अंकुरण की अवस्था में ही पहली दूसरी पत्ती आने की अवस्था पे पत्ती पे जैसे ही नमक पड़ता है तो उसको वो ख़त्म कर देता है, गला देता है। सर एक चीज़ पूछूं? हाँ पूछे सर जैसे मैं स्प्रे मारता हूँ किसी भी चीज़ का, हाँ, तो मैं आजकल सब में फिटकरी डालता हूँ, तो हाँ सर जी। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मात्रा अधिक नहीं होना चाहिए बस। मात्रा सर इतना डालते हैं सर 15 लीटर में। हाँ बस 25 से 50 ग्राम के बीच में होना चाहिए। अच्छा सर, मोथे वाली घास क्यों नहीं जाती? मोथे वाली घास का वही तो उपाय बताया मैंने, वैसे ही करना पड़ेगा आपको जो हमने अभी बता रहे हैं, कि उसके अंदर की गांठें बीनो या फिर जो है उसके ऊपर अच्छा डेंस शेडो कर दो। सर वो मल्चिंग भी किए थे ना, नहीं, मल्चिंग से कुछ नहीं होता। देखा वो मल्चिंग बाकी वीट को तो कंट्रोल कर लेती है, हाँ। लेकिन उसे नहीं कर नहीं, मल्चिंग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण है ना भाई, आप तोड़ोगे वो फिर निकलेगा। उसको ये थोड़ी है कि आप उसके ऊपर आप अगर पुट्ठा भी डाल दोगे तो वो पुट्ठे को फोड़ के निकल जाता है इतना वो होता है, तो वो किसी के रोके नहीं रुकता। उसका जैसे रावण की नाभि में अमृत है ना, तो जब अमृत को खत्म करोगे तभी रावण को खत्म कर पाओगे। तो सीधा बिल्कुल इसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि इसके जड़ों के नीचे जो गांठें हैं ना, उन गांठों को निकाल के आप जब तक नहीं क्लीन करते उनको, तब तक ये नहीं जाने वाला, आप चाहे कुछ भी कर लेंगे, सारे प्रयास आपके निरर्थक होंगे। मूंगफली के दाने की तरह होता है एकदम। हाँ, मूंगफली के दाने बिल्कुल। और ये समस्या बहुत गहरी है और इसका निदान जो है ना कोई भी केमिकल और किसी भी ट्रीटमेंट में नहीं है, लेकिन आप इस तरह के प्रयोग करके इससे निजात पा सकते हैं। हमारे खेतों में था, जो ओपन में हमने खेत लगा रखे हैं उनमें तो हम नहीं कंट्रोल कर पाए, क्योंकि हमारे पास ये उपाय हमने नहीं किया उसमें ओपन फील्ड में, लेकिन जिसमें हमने लेयर फार्मिंग का स्ट्रक्चर बनाया उसमें हमने ये उपाय कर लिया, तो और ये काफ़ी सफल है। और उसके बाद हमें फिर वहाँ पे इस तरह की शिकायत नहीं मिल रही अभी। तो आप सभी भी कर सकते हैं, उपाय छोटा सा है, साथ में दोनों काम होंगे। अलग से कोई घास को ख़त्म करने के लिए लेयर फार्मिंग नहीं करनी है, आप तो अपनी लेयर फार्मिंग उसमें करिए, घास अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। भाई अपनी अपनी स्पीड मेंटेन करो, कौन पहले पहुंचता है ज़रा हम लोग ये भी जजमेंट कर लें किसके हाथ प्रॉपरली चल रहे हैं। लीड में चल रहे हो? गुड मॉर्निंग। लीड में चल रहे हो आप? हमको तो हमारी टीम के सर हुसैन बोल्ट है। हाँ, हमारे साथ हमें जो है ना और भी चीज़ें चलानी पड़ रही हैं यार, क्योंकि प्रेजेंट करते हुए सब चल रहे हैं, सब भी आगे। श्री राम।
देखिए अगर आप वक्त दे सकते हैं ना तो ज़्यादा बेटर है कि आप इस पर डिकम्पोज़र मार दीजिए, क्योंकि आप क्लीन कितना भी करेंगे तब भी ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ये रह ही जाएंगे खेत में। हालांकि ये जल्दी डिस्पोज हो जाते हैं पर ये रह ही जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा उपाय तो ये है कि इस तरह की अगर आपके पास फील्ड है और मिट्टी में मॉइस्चर है तो आप एक वेस्ट डिकम्पोज़र का डोज बना के और खेत में आप इसका छिड़काव कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से डिस्पोज हो जाएगा मटेरियल। और हालांकि कंपोस्टिंग के पार्ट में हम आपको इसका फार्मूला पूरा बताएंगे भी कि इसको आपको कैसे बनाना है, पर अभी यहाँ मोटा मोटा बता देते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली यहीं पर वो चीज़ क्लियर हो जाए। इसमें हम क्या करते हैं, देसी गाय का ताज़ा गोबर लेते हैं, ठीक है, मात्रा होगी 20 kg, और देसी गाय का ही हमको यूरिन लेना है जिसकी मात्रा होगी 20 लीटर। अब गौमूत्र ताज़ा भी हो सकता है और पुराना भी हो सकता है। अगर आपका सवाल है कि पुराना कितना, तो 10,000 साल पुराना भी चल सकता है। तो गौमूत्र जो है पुराना चाहिए या ताज़ा दोनों चलेगा, पर गाय का गोबर ताज़ा ही चाहिए 20 kg। और उसके बाद उसमें 2 किलो आपको उड़द की दाल का आटा चाहिए। उड़द की दाल का आटा जो हम लोग जनरली बड़ा बनाने में इस्तेमाल करते हैं, दाल भी बनती है, साउथ इंडिया में काफ़ी डिशेस होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, या आप ब्लैक दाल भी उसे बोल सकते हैं, काली दाल है ना, समझते होंगे हमारे भाई उड़द की दाल। उसको आप लेके आइए। और मैं यहाँ पे ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको कोई महंगी दाल और अच्छी क्वालिटी वाली दाल खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोएस्ट से लोएस्ट क्वालिटी जो मिल जाए आपको कम से कम दाम में, वो वाली दाल आप लेके आइएगा, क्योंकि हमको तो इसका पाउडर बना के ही इसका कंपोस्ट ही करना है अल्टीमेटली। तो 2 किलो उड़द की दाल का आटा चाहिए। फिर इसमें चाहिए आपको 2 किलो गुड़। तो गुड़ भी अगर कोशिश करिए अगर 6 महीने पुराना मिल जाए तो वेल एंड गुड, और अगर पुराना नहीं मिलता है तो ये कोशिश कर लीजिए फिर कि जैविक गुड़ मिल जाए कहीं से, तो वो अच्छा है। क्योंकि जो ताज़ा गुड़ होता है उसमें ज़्यादा एसिडिटी होती है, और एसिडिटी के कारण जो है हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नुकसान होता है, तो वो फ़ायदा लगने की बजाय उल्टा और नुकसान और हो जाता है। तो हमको चाहिए ताज़ा गुड़ जैविक, या तो फिर पुराना जो है हमें गुड़ मिल जाए। और अगर पुराना गुड़ अगर जैविक भी है तो वो और अच्छा है। और सामान्य तौर पे अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पुराना गुड़ आपको मिल जाएगा। जिस भी आप दुकान पे ख़रीदने जाएंगे उससे आप कहिएगा तो वो आपको दे देगा। और नहीं तो अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके पास स्टॉक में होनी चाहिए। तो अभी आप जैसा भी गुड़ मिले उससे काम चला लीजिए, और अगले साल के लिए आप ड्रम में कुछ गुड़ खरीद के रख लीजिएगा, तो अगली बार के लिए आपको वो पुराना गुड़ आपके पास मिलेगा। तो 2 किलो हमको गुड़ लेनी है, और 1 किलो फिर इसमें लेनी है आपको ईस्ट। पहले हमने गोबर लिया, फिर गौमूत्र लिया, फिर हमने उड़द की दाल का आटा लिया, फिर हमने गुड़ लिया, और गुड़ के बाद 1 किलो लेना है ईस्ट। ईस्ट बेसिकली होता है खमीर। इसको हम लोग लोकल भाषा में खमीर बोलते हैं और अंग्रेजी भाषा में इसे ईस्ट बोलते हैं। इसे बेकरी वाले ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रेड्स बनाते हैं, टोस्ट बनाते हैं, या फिर छोले भटूरे, हाँ, या जलेबी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको ईस्ट बोलते हैं, खमीर भी बोला जाता है। तो आपको बेकरी की दुकान पे ये आसानी से मिल सकता है। और इस ईस्ट को आप लेके आइए, और इसको ओपन टेम्परेचर में ना रख के जो है सीधा लेके आएँ और उसको प्रॉपरली मैश कर दीजिए, जो है बारीक कर दीजिए, टुकड़े बना दीजिए उसके। टुकड़े बोले तो ऐसे मैश कर दो प्रॉपर पूरा, है ना। और मैश करने के बाद फिर आप उसी मिक्सचर में इसको डाल देंगे। जो मिक्सचर हमने गौमूत्र का, गोबर का, गुड़ का, उड़द की दाल का, आटे का, ये सब एक बर्तन में हमको रखना है और मिक्सचर बना के इसको भी उसी मिक्सचर में ऐड कर देना है। तो बर्तन देखिए किसका हो सकता है। सबसे जो इफ़ेक्टेड बर्तन होगा, जो प्रभावी बर्तन होगा, जिसमें बहुत अच्छा बनेगा ये, वो है मटका, मिट्टी का बर्तन। और अगर मिट्टी के बर्तन में ये हम बनाते हैं तो ये मतलब बहुत अच्छा होगा।
और अच्छा आपको रिजल्ट देगा। और अगर हम मिट्टी का बर्तन अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं तो किसी भी धातु के बर्तन में कर सकते हो, लोहे के धातु को छोड़कर, मतलब लोहे को छोड़कर आप किसी भी धातु के बर्तन में से कर सकते हैं। छाया में रखना है, इसके ऊपर कोई तरह का आपको एयर टाइट पैकिंग नहीं मारनी है, हाँ, लेकिन इसको बंद ज़रूर करना है। और बंद कैसे करेंगे आप? किसी भी कपड़े से कर देंगे आप इसको बंद, ताकि हल्की फुल्की इसमें एयर जाती रहे, एयर पास आउट होती रहे। तो हमने क्या करना है, 20 केजी गोबर, 20 लीटर गौमूत्र, 2 किलो उड़द की दाल का आटा, 2 किलो गुड़ और उसके साथ में जो है हमने ईस्ट ले लिया 1 किलो। और इसको सबको पांचों तरह की चीज़ों को मैश करके मिनिमम 24 घंटा 24 आवर मैक्सिमम कपड़े से मुंह बांध के किसी भी बर्तन में छायादार जगह में रखना है और अधिकतम 48 आवर तक रखना है। तो समझ लीजिए कि एक ही दिन आप रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे ही हमने एक दिन रख के और फिर उसको वापस कपड़े के मुंह को हम खोलेंगे, खोलने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी इतना डालेंगे कि जैसे हम कड़ी खाते हैं, कड़ी जितनी पतली होती है उतना पतला हम उसको करेंगे। और उतना पतला करने के बाद हम फिर उसको डंडे से, डंडा बोले तो लकड़ी के डंडे से उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी उसमें बैक्टीरिया पैदा हुए हैं उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिलेगी और वो काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देंगे। तो जब हमने थोड़ा पानी मिला के इसको क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो बैक्टीरिया अब तैयार हैं पूरी तरह से। और इसको फिर आप जितना आपका खेत है, जितना खेत मतलब ये सारा मटेरियल 1 एकड़ के खेत में आपको डालनी है, तो ये 1 एकड़ के खेत में आप लगभग इसका डाइल्यूशन कर लीजिए 500 लीटर के आसपास और 500 लीटर बना के और आप इसको छिड़कवा दीजिए पूरे खेत में। जैसे ये वाला खेत है तो इसके ऊपर से छिड़कवा दीजिए और छिड़कवाने के बाद इसको फिर ट्रैक्टर चलवा दीजिए, जुताई करवा दीजिए, पलटवा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो है पूरी तरह से ये मिट्टी में वापस मिल जाएगा। और मिट्टी में वापस मिलने के बाद ये पूरी तरह से जो भी अनडिस्पोजेबल इस तरह का कचरा पड़ा है जो आज हम लोग यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं, ये सारा कचरा जो है उसको 10 से 12 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह से ब्लैक ब्राउन कर देगा, कंपोस्ट कर देगा। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमने कर लिया सबसे पहले, ठीक है। हमारे और भाई है अभी जो लगातार इस प्रयास में है कि वो भी अपने अंतिम चरण तक पहुँचें और अब इनकी सबकी हम मदद कर देते हैं। तो हम लोग इस तरह से अपना कचरा खेत में ही कंपोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन सवाल ये है कि आपके पास 10 से 12 दिन का क्या वक्त है कि आप इस कचरे को कंपोस्ट कर पाएँ। अगर समय नहीं है तो फिर आप जो कर रहे हैं हम लोग वो करें। सर इसमें डिकम्पोजर कितना डालना होगा? अरे यार पूरी रामायण खत्म हो गई यार। ना कितना जैसे इतना जोता हुआ सर इसमें हम करेंगे, इसमें कितना डालना? देखो ये जो डोज हमने बताया ना 1 एकड़ का है ये पूरा, ठीक है। और 1 एकड़ के डोज को 500 लीटर के अंदाज से पानी मिला लीजिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम भी मिला लिया तो भी कोई हरकत नहीं है, आपको वो पूरा 1 एकड़ में मारना है। 1 एकड़ है सर? ये नहीं है, बात तो पहुँचने दो आखिरी तक। तो पहले नंबर तो पूरा डोज बना, वो 1 एकड़ का डोज है, ठीक है, जो हम बता रहे हैं 20-20 वाला, ठीक है। 20 लीटर गोबर, 20 केजी गौमूत्र, 20 केजी गोबर और 20 लीटर गौमूत्र और 2 किलो उड़द की दाल का आटा और 1 किलो ईस्ट और 2 किलो गुड़, ठीक है। ये 1 एकड़ का डोज है। अब इसमें आप एरिया अपना देख लीजिए कि कितना एरिया है। अगर आपका ये एरिया जैसे है लगभग 7,500 स्क्वायर फीट के आसपास, तो इसमें लगभग आपको मतलब आधे का आधा भी और उसका भी आधा लगेगा। तो वो कैलकुलेशन आप लगा लीजिएगा, मोटा मोटा आप लगा लो 45,000 स्क्वायर फीट होता है 1 एकड़ में। तो इतना डोज जो है 45,000 स्क्वायर फीट के लिए है। तो उसका आप 5 पार्ट कर लीजिए आप 20 किलो के, है कि नहीं। तो 4 केजी गोबर लेना पड़ेगा, उसी के हिसाब से बाकी सारा मटेरियल ले लीजिए। और अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डल गया तो कोई बात नहीं, कचरे को तो कंपोस्ट करना है, ठीक है, तो उसमें कोई हरकत नहीं है। देखिए इस तरह के अगर पत्थर हैं बड़े बड़े तो आपको निकालने हैं, ये पत्थर है तो ये जरूरत नहीं है आपको निकालने की। बना रखा है सर, बना रखा वही तो गलत है, आपने दूसरी बात नहीं सुनी कि
24 घंटा मिनिमम और 48 घंटा मैक्सिमम तक रख के उसको इस्तेमाल करने नहीं। अगर इसके बाद अगर रखा रहा तो उसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे और दूसरे नए बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे जो ये काम नहीं करेंगे, वो दूसरे बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। सर 3 महीने खाने के लिए। फिर तो उसको सबसे बड़ी बात यही है, सुनता कोई नहीं। इसको आपको मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम का बाउंडेशन है ताकि जो बैक्टीरिया तेरा काम अलग मेरा अलग, कंपोस्टिंग वाले हों वो कंपोस्ट कर पाए मटेरियल को। चलिए अभी देखिए 50% के आसपास हमारा पूरा काम हो गया जो बता रहे हो सब और अभी एक राउंड और लगेगा, तो एक राउंड में हम लोग अब वापस जाते हैं तो अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए कितना सारा कचरा खेत में इकट्ठा हो गया है और ये सारा कचरा जो है कचरा नहीं है, ये पोटास है। और इस पोटास से जो है जो हम फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, उस अनाज में जो गूदा बनता है, जैसे कि ये अभी देखिए हाथ में अमरूद है और इस अमरूद में जो चमक आई है, जो एक प्रॉपरली जो इसका शेप बना है, चमक बनी है, वो चमक इस पोटास से आएगी। तो आप जो भी फ्रूट्स अपने खेतों में लगाएंगे, फल लगाएंगे, अनाज लगाएंगे, वेजिटेबल्स लगाएंगे, उन सब में ये चमक और बढ़िया गूदा बनाने में मदद करेगा। तो साथियों जितना भी ये घास है, इस घास का हम लोग पोटास बनाएंगे और खाद बनाने वाले सेशन में आपको पोटास बनाना प्रॉपरली सिखाएंगे। अभी हम लोग अब वापस जो है एक शिफ्ट में और वापस जानी है और अभी काम हमारा बहुत काफ़ी हद तक हो गया है। लगभग मुझे लगता है कि 55 to 60% हो गया है। अभी ये पट्टा काफ़ी कम है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है। ठीक है, हाँ उठाओ भाई, ये पत्थर उठाओ। पत्थर इतने बड़े। बहुत बढ़िया। चलिए बैठिए इधर से। आप लोगों को जरूरत है हेल्प की? अच्छा कर लोगे। पानी का कुछ अरेंजमेंट है क्या? सर पानी का कुछ अरेंजमेंट है? हाँ हाँ। देखिए ये क्लीन करने के बाद हम लोग जो यहाँ पे मॉडल खड़ा करने जा रहे हैं वो कोई सामान्य चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि जब देश में कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनी थी और जब किसी ने पहली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई होगी तो सबके लिए कितना एक अजूबा होगा। हाँ, कुछ लोगों ने उस पर व्यंग्य भी किए होंगे पर सबके लिए अजूबा होगा। और आज हम मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में अगर जाते हैं तो देखते हैं 15-15, 20-20 माले की बिल्डिंगें खड़ी होती हैं और शायद इससे भी ज़्यादा माले की बिल्डिंगें बन चुकी हैं अभी। लेकिन यहाँ पे हम लोग वही चीज़ जो है मल्टी स्टोरी फार्मिंग बना रहे हैं और अलग अलग फसल को अलग अलग फ्लोर अलॉटमेंट करने वाले हैं। तो ये बहुत ही
अलग टाइप की फार्मिंग का इनिशिएटिव जो है हमारे साथ में जो है बहुत सारे जो युवा साथी हैं वो हैं, और देश के बहुत सारे नौजवान साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो देख रहे हैं, सीख रहे हैं इस बात को, और अंत तक जो है हम लोग इसको पूरे एक मैदान खेत को मॉडल में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। आप धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, और बहुत ही अलग अनुभव होगा आपका इन 7 दिनों में कि ये क्या हम लोगों ने बना दिया। और इसके जो फ़ायदे होंगे वो फ़ायदे आप जब आप इस काम को एग्जीक्यूट करेंगे और कुछ पल इसमें आप निकालेंगे अपने, तब आपको इसके फ़ायदे समझ में आएंगे। और हम जो बड़ी बड़ी चुनौतियों से आज हम लोग मानते हैं उसको हम लोग कैसे आसान और सरल बना सकते हैं, वो भी पूरी इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी, वायबिलिटी और बायोडिस्पोजिबिलिटी के साथ में। तो साथियों बने रहिए और कचरा निकालते रहिए खेत का, ताकि जल्द से जल्द हम ये अपनी फील्ड को पूरा क्लीन कर पाएँ, और क्लीन करने के बाद फिर हम अगले पड़ाव पर जा पाएँ इस मॉडल के। आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, इधर से बैठो ना, ये तो हम जा रहे हैं ऐसे इधर से सर। हाँ चलो ठीक है, एक जन चले जाओ, एक जन इधर आ जाओ। पूरी ऐसे ही जो देखो बैम्बू जो है ना, जो हम लोगों ने कल मार्क किया था, उस बैम्बू के सीध से सीधे सीधे चलते जाइए। आ जाइए इधर, हो जाएगा यार, हो जाएगा बढ़िया। अभी जल्दी आधा घंटा पौना घंटा के अंदर हो जाएगा अभी ये। पूछ बची है। हाँ बस देखिए 60% के आसपास तो काम हो गया, शायद मुझे लगता है 62% हो गया होगा अब। ये देखिए, आप कचरा को ये सोच के मत निकालो कि यार ये क्या कचरा है, ये सोच के निकालो वाह यार कितनी पोटास बनेगी, है ना। वाह देखिए, जितना जितना निकालेंगे उतनी पोटास बनेगी, तो अच्छा सोच के निकालिए इसको। पॉजिटिव फीलिंग डालिए आप मिट्टी में। बेलजी सर बोलते थे प्रार्थना करते हुए निकालिए। हाँ जी, हाँ पॉजिटिव। मज़ा आ रहा है भाई कि नहीं? हाँ सर, प्रैक्टिस हो रही है ना, हल्का हो जाएगा शरीर आपका एकदम। कुछ जमा होगा तो वो सब निकल जाएगा। सर पहले से हल्का तो और हल्का हो जाएगा भाई। ये सही कि एक प्रॉपर ढंग से काम होता है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ ये इम्पोर्टेंट बात कही भाई ने कि स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। देखो किसी भी मंजिल को पहुंचने के लिए छलांग मार के नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक है, एक एक सीढ़ी चढ़ के पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो सीढ़ियाँ हम लोग एक एक चलते जाएंगे तो फिर रास्ता आसान लगने लगता है, कितना भी लंबा और कठिन रास्ता क्यों ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। अभी हम लोग पहले स्टेप पे हैं। सर को पहुंचने में 12 साल लग गए। हाँ जी, वक्त लगता है किसी भी चीज़ को करने में, और खेती एक ऐसा विषय है जो बहुत पेशेंस मांगता है। मतलब जितना भी पेशेंस आपके अंदर है उससे ज़्यादा चाहिए पड़ता है पेशेंस, इतना आप जान लीजिए। तो खेती जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है कि आप इसमें जो है फटाफट इनपुट डालिए और फटाफट आउटपुट निकाल लीजिए। खेती जो है मतलब नेचर के प्रोटोकॉल से चलती है, और नेचर का प्रोटोकॉल अपने हिसाब से चलता है। सूरज जितने बजे आना है वो उतने बजे आएगा, और जितनी गति से उसको घूमना है उतनी गति से घूमेगा। आपके जल्दी सोचने से और कम धीरे सोचने से नहीं होगा ये काम। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंस बनाए रखें, और पेशेंस के साथ में इस कचरा रूपी पोटास को जो है लगातार निकालते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आज उंगलियों की तो बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, और पैरों की और जो है हमारे पेट की भी बढ़िया प्रैक्टिस होने वाली है। थाई मसल्स, हाँ नी जॉइंट। जी,
ये सारे आपके बढ़िया हो जाएंगे फिट। और मॉडल बनाने में जो जो भी प्रैक्टिस आने वाली हैं, आप इन सबको रियलाइज़ करेंगे अगर, तो आप पाएंगे कि आपका एक पूरा कंप्लीट अष्टांग योगा पैकेज है मल्टी लेयर फार्मिंग। जो भाई बहन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आध्या ऑर्गेनिक और हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय बाबूजी आर के सिन्हा साहब के नेतृत्व में जो ये 7 दिवसीय आयोजन किया गया है, इस आयोजन का ये पहला पड़ाव है जिसमें हम प्रैक्टिकल के माध्यम से ये जान रहे हैं, सीख रहे हैं कि क्लीनिंग पार्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है। साथियों, आप सभी हमारे साथ में नहीं हैं, लेकिन आप एक जो है टेक्निकल माध्यम से आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो जितना भी आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो, तो वो सवाल कृपया ज़रूर आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमें ड्रॉप करें। और शाम का जो वक्त हम लोगों ने डिसाइड किया है थ्योरी का, उस थ्योरी विषय पे हम आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप भले ही यहाँ पर फील्ड पे प्रेजेंट नहीं हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आपकी जो क्यूरीज़ हैं या जो आपके मन में कोई संशय है इसको लेकर, या कहीं तो भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ हम बताना मिस कर गए, तो वो आप अपने सवाल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और हम थ्योरी सेशन में आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। तो ये सेशन को हम काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे और काफ़ी चीज़ें हम अपनी लर्निंग में ला पाएंगे। देखिए, ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये कचरा बीनने का काम नहीं है, ये बेसिकली जो है ना एक स्किल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसको हम बोलते हैं स्किल्ड डेवलपमेंट। स्किल्ड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कचरे को हम कैसे क्लीन करें या कचरे को हम फील्ड से कैसे हटाएं। अगर ये स्किल्ड हमारे देश के पास होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वच्छ भारत अभियान नहीं चलाना होता, वो अपने आप ऑलरेडी क्लीन होता। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अभियान भी है, इसको आप अभियान से भी जोड़ सकते हैं कि हम लोग खेतों को नेट एंड क्लीन रखें, ताकि जो है गंदगी कम से कम रहे, प्लास्टिक तो बिल्कुल भी ना रहे। और जब हम लगातार ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक अच्छा खासा कचरा बीनने का स्किल्ड हमारे हाथों में आ जाएगा और हम ढंग से आने वाली जनरेशन को या अपने साथियों को कचरा क्लीन करना सिखा भी सकते हैं, बता सकते हैं उन्हें कि फील्ड को क्लीन करना क्यों ज़रूरी है, उसका महत्व क्या है। करो 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 करो, उधर से लेते जा रहे हैं ना वो बैम्बू की सीट से। हाँ सर, हाँ चलिए, बैम्बू की सीट से आप लेते जाइए।